गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर से पहले हमारे पास जो अनग्रुप डेटा आता है उसे ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवर्ती वितरण टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड भी हम कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से वो भी करे हैं। और मैंने पूर्व में दो असाइनमेंट तो पहले दिए थे, एक असाइनमेंट आज मॉर्निंग में दिया था। उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिया था, लेकिन रेस्पॉन्स थोड़ा बहुत कम आया है। आप लोग देखिए और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अन्यथा वो आगे आएगा नहीं। इसी तरीके से फिर मैंने दिया था एक मीन निकालने के लिए, और उसके बाद में आज मॉर्निंग में एक तीसरा असाइनमेंट दिया था वापस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब तक आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को समझेंगे नहीं, तब तक आगे जो मैं बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, आप दिमाग से ये भी निकाल दीजिए कि चूंकि ये हम जो पेपर पढ़ रहे हैं ये मैथ्स नहीं है, ये है स्टैटिक्स। तो मैथ्स से भिन्न है। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, टफ भी है। तो आज हम देखेंगे आवर्ती वितरण का रेखा चित्रण यानी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास में जो डेटा आता है उसको ग्राफ के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं या ग्राफ क्यों बनाते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सांख्यिकी पद्धतियों को स्पष्ट तथा सजीव बनाने के लिए अध्ययनकर्ता रेखा चित्रण को अपनाता है। मतलब अब जनरली आप लोग भी है और जो भी रिसर्च करते हैं वह भी है। तो जो डेटा आ जाता है हमारे पास में, जैसे 100 लोगों के ऊपर किया, 50 के ऊपर किया, या 500 पे किया, 300, जो भी हम जितने लोगों के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास में जो डेटा आता है उसको कई तरीके से स्टैटिक्स में निकालते हैं। तो उसमें एक तरीका एक रेखा चित्रण या ग्राफिक रिप्रेजेंट भी है। क्योंकि सांख्यिकी में जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वे अंकों के रूप में आते हैं। स्टैटिक्स में जो फैक्ट्स है या जो तथ्य एकत्रित होते हैं वो स्कोर या अंकों के रूप में होते हैं, और अंक प्राय जटिल और शुष्क होते हैं। जैसे ऐसे ही अंक उसको देखें तो हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं या उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए यह अंक महत्वपूर्ण नहीं हुआ करते हैं। जो सिंपल आदमी है, साधारण व्यक्ति है, उसके लिए ये जो स्कोर है वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्ता नहीं है, जब तक कि इन अंकों को उपयोगी बनाने के लिए इन्हें चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाए। मतलब यदि इसको और अच्छा करें तो यदि चित्र या ग्राफ के रूप में इनको प्रदर्शित करें तो उसमें निरस्ता जो है वो कम होगी। अतः पद्धतों को यानी जो डेटा है उसको सजीव बनाने, उनके विश्लेषण या एनालिसिस करने तथा अध्ययन यानी स्टडी करने के लिए रेखा चित्र यानी ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारे पास में डेटा है उन डेटा को सजीव यानी उसका अर्थ या अच्छा लगे, या उसका एनालिसिस भी करें, और या उसकी स्टडी के लिए जो हमें एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ग्राफ के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ। सिंपल है, ये ग्राफ है, और इसको ये ग्राफ के ऊपर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक चल राशि यानी वेरिएबल्स को ग्राफ पर प्रदर्शित करने को ही रेखा चित्र कहा जाता है। दो या दो से अधिक वेरिएबल हो और उनको यदि हम ग्राफ के ऊपर शो करें, प्रदर्शित करें, तो उनको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, तो ग्राफ वो रेखा चित्रण या ग्राफ कहलाता है। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्राफ का महत्व या इसकी इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस है नंबर 1 है, साधारण व्यक्ति आंकड़ों को ग्राफ से प्रदर्शित करने पर आंकड़ों की प्रकृति को सरलता से समझ सकता है। यानी ग्राफ के ऊपर यदि प्रदर्शित करता है, शो करता है, तो डेटा की जो प्रकृति या नेचर है वो बिल्कुल सिंपल सरलता से वो समझ जाता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें शो होती है। दूसरा है, ग्राफ द्वारा चल राशियाँ यानी जो वेरिएबल्स की है तुलना सरल हो जाती है। उसके जो दो वेरिएबल है उसकी यदि हम कंपैरिजन करें तो वो भी आराम से हो जाती है। तीसरा है, आंकड़ों यानी डेटा को ग्राफ द्वारा समझने में समय की भी बचत होती है। हम ग्राफ में देखते हैं, सिंपल देखते ही पता लग जाता है कि ये क्या है, तो टाइम सेविंग भी होता है। चौथा है, ग्राफ द्वारा आंकड़े आकर्षक, प्रभावशाली तथा रुचिकर बनाए जा सकते हैं।
ग्राफ में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से उसको आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्रभावशाली, इफेक्टिव और रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग, हर एक उसको इस तरीके से कुछ शो करते हैं तो हर एक वो देखने लग जाता है। फिफ्थ है, इनका उपयोग विज्ञापन और प्रचार, एडवर्टाइजमेंट और प्रोपेगेंडा में भी किया जा सकता है। जैसे आप लोग विज्ञापन देखते हैं टीवी वगैरह में, या रोड पे भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो वो अपना प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसमें भी सिंपल सा, ये तो ग्राफ एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा ग्राफ को जैसे उसकी प्रोग्रेस दिखानी है या कोई और चीज़ दिखानी है तो ये ग्राफ के द्वारा हम दिखा सकते हैं। आपके कोर्स के अंदर जो है ग्राफ जो है दो तरीके के हैं, ग्राफ और कई तरीके के, लेकिन अपने कोर्स में जो है दो ही है। एक तो है हिस्टोग्राम यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभाकृति, और दूसरा है पॉलीगॉन यानी उसको बहुभुज कहते हैं। साधारण हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन शब्द ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सामान्य विशेषताएं। ग्राफ की जो है वो सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, तो उसमें पहले यदि हम ग्राफ की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखें, तो इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ग्राफ बनाना चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर 1, स्वतंत्र चल राशि यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और परतंत्र यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई पर प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे ग्राफ देख रहे हो, मैंने इसको नीचे लिख करके शो किया है, ओ और ऊपर वाई है और इधर एक्स है। ओ एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहिए, या जनरली हम क्लास इंटरवल CI जो लिखा है मतलब क्लास इंटरवल यहाँ शो करिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी फ्रीक्वेंसी को वहाँ ओ वाई के अंदर शो कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट, तो ये ओ एक्स और वाई पर क्या क्या करना है, क्लास इंटरवल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ओ वाई पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स या फ्रीक्वेंसी को हम शो कर सकते हैं। दूसरा है एक्स अक्स वाई एक्स की अपेक्षा बड़ी होनी चाहिए। तो जो ये एक्स अक्स है ये वाई की अपेक्षा बड़ा कितना होना चाहिए, मतलब ये कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ ये इसके नियम का मतलब ये है कि दिखने जैसा कि हमने कहा है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये कुछ नियम है, ये विशेषताएं इनको वो क्या क्या हो सकती है, जैसे 4-3 या 5-4 या 6-4। मतलब ओ एक्स जो है वो मान लीजिए 4 है ओ एक्स, तो वाई जो है वो 3 की होनी चाहिए। तो इस तरीके के नियम है, इस रेशियो में होनी चाहिए मतलब। थर्ड है ग्राफ नामांकित होना चाहिए और उस पर उसका सही पैमाना बनाना होना चाहिए। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर अभी नाम तो अभी चूँकि पर्टिकुलर जब आएगा तब लिखेंगे अपन, और उसके बाद में नीचे लिखा मैंने स्केल, यानी इसमें ये कह रहा है पैमाना सही होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर कॉर्नर के ऊपर स्केल लिख करके, और स्केल में मैंने ये लिख रखा है आपको ओ एक्स यानी ओ एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, और उसके नीचे लिखा है 1 एस एस का मतलब स्मॉल स्क्वायर, छोटा खाना, यानी एक जो खाना है वो एक खाना क्या शो करता है, वो हमारे पास जैसे डेटा आएगा, मैक्सिमम कितना डेटा है उसी के आधार पे, और हमारे पास में ग्राफ में कितना शो हम कर सकते हैं उसके आधार पे डिसाइड होगा। इसी तरीके से दूसरा ओ वाई जो है, ओ वाई का भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों का एक ही हो, उसी के अनुसार, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास इंटरवल कितनी है, उसी के आधार पे करना पड़ेगा। तो छोटा खाना जो है ये ओ वाई जो है वो जैसे मैंने रेशियो बताया, यदि ये 4 इंच है तो वो 3 इंच होना चाहिए, या 5-4 या 6-4 जो भी है उसके आधार पे रेशियो में होना चाहिए। और उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 15 आती है, तो उसमें एक खाने को हम कितना मानेंगे उसको मानते हुए ही ग्राफ बनेगा। चौथा है रेखा चित्र या ग्राफ जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। अट्रैक्टिव जब भी होगा जब इसको आप अच्छी तरह से अलग अलग कलर में करेंगे, शो करेंगे, नाम देंगे, स्केल देंगे, तभी वो अट्रैक्टिव होगा। और फिफ्थ है रेखा चित्र पैमाने के अनुसार बना हुआ होना चाहिए, अर्थात रेखा चित्र की माप सही होनी चाहिए। मतलब जो इसमें हम स्केल मान रहे हैं उसी स्केल का आना, जैसे एक खाना जितने का मान रहे हैं उसी आधार पे पूरा ग्राफ बनना चाहिए, और सही माप होगा तभी वो सही शो करेगा। तो हम स्केल के अनुसार जितना स्केल मानते हैं, एक खाने को, एक खाना बराबर कितना, एक बराबर 1 भी मान सकते हैं, 1 बराबर 5 मान सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हमारे पास जो डेटा है वो है उसी के आधार पे बनाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफ बनाने के सिद्धांत, यानी रेखा चित्र बनाने के सिद्धांत क्या है। तो रेखा चित्र प्राय 2 रेखाओं के बीच, यानी सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स,
तो रेखा चित्र प्राय दो रेखाओं के बीच किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो रेखा चित्र है या ग्राफ जो है दो रेखाओं के, जैसे OX और OY ये दो रेखाएं होंगी। और ये आप अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो मैंने O और AX के अंदर जो ये इसका भी नियम है, अट्रैक्टिव जब भी होगा जबकि आप जैसे नीचे से जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है तो हमेशा नीचे से, और जैसे फ्रीक्वेंसी वाला ये DV जो दिखा रखा है इधर से दो बड़े खाने छोड़ करके ही OX और OY स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो लिखने के अंदर भी काम छोटा छोटा नहीं करना है, एक तरफ लिखने में आसानी आ जाएगी। इसलिए ये हमेशा ग्राफ बनाते समय ध्यान करेंगे कि दो बड़े खाने, जैसे मैंने दो दूसरे दो खाने छोड़ करके ही बनाया, तो आप हमेशा ये दो खाने छोड़ करके ही बनाएंगे ताकि ये अच्छा दिखेगा। तो ये दो रेखाओं के बीच। और दूसरी बात है कि हमारे पास में जनरली डेटा, साइकोलॉजी में जो डेटा है वो हमेशा प्लस में है, ज़्यादातर प्लस में है, इसलिए हमने इसको ये प्लस वाला ही लिया। इसके अलावा जैसे माइनस में डेटा हो तो अलग बनता है, तो हमारे वो काम का भी नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। तो इन रेखाओं को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ये जो रेखा है इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दो रेखाओं में एक रेखा, ये जो दो रेखाएं हैं, दो रेखा मतलब लाइन जो है, एक रेखा या एक लाइन जो है वो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जो एक्स शो करी है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लेना। और दूसरी रेखा जो है वो उदग्र रेखा या वर्टिकल लाइन है, उसको कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो वाई में बता रखी है वो वाई एक्सिस। यह एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस एक दूसरे पर लंबवत होती है, मतलब ये जहाँ O और X जहाँ ये प्रीपेंडिकुलर होती है या लंबवत होती है, तो वहाँ पे जो बिंदु आता है वो जहाँ एक दूसरे दोनों रेखाएं जो मिलती है, तो जो बिंदु मिलता है उस पॉइंट को या बिंदु को O अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये दोनों जहाँ मिल रही है ये जीरो नहीं है, O का मतलब है ओरिजिन या उद्गम बिंदु, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी ये जो है यहीं से प्रारंभ हुआ है, इसलिए करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें ग्राफ के अंदर कि ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ में नीचे मैं अब शॉर्ट में और बता देता हूँ। हमेशा ग्राफ बनाते समय दो जो बड़े खाने हैं, दो खाने जो है नीचे की तरफ छोड़ने हैं, और दो खाने जिधर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है OY इधर छोड़ करके फिर स्टार्ट होगा। और उसमें ग्राफ हमेशा पूरे के अंदर नहीं होना चाहिए, जिसे ग्राफ पेपर जितना है उसमें पूरे में नहीं, उसका 2/3 पार्ट 1/4 जो है वो खाली रहना चाहिए, तभी वह अच्छा दिखेगा। जैसे मैंने Y यहाँ तक दिखाया, X यहाँ तक दिखाया, तो थोड़ा उसको चौड़ा किया हुआ, मतलब ये नहीं कि पूरी लाइन तक इसको शो करे। फिर इसका स्केल हमेशा स्केल मानेंगे, और स्केल दो OX क्या शो कर रहा है, OY क्या शो कर रहा है, उसको लिखेंगे। जैसे एक खाना कितना का है, मैंने यहाँ पे आगे इसलिए नहीं लिखा है कि OX हमारे पास में, जब अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा तो जब डेटा आ जाएगा तो किस तरीके से ग्राफ बनाएगा वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो अभी तो ये ग्राफ मैंने बता दिया, ग्राफ क्यों बनाते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारे पास अनग्रुप डेटा आता है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा जो भी आता है, उनको अच्छी तरह से करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। तो आपके कोर्स में दो है, हम एक दिन में एक जैसे हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन, तो एक दिन में एक हिस्टोग्राम किस तरीके से बनता है वो मैं बता दूंगा, और फिर उस सेकंड वाले में पॉलीगॉन कैसे बनता है वो बताएंगे। तो मैं वापस पुनः आपसे ये करता हूँ कि जितना मैंने अभी दिया है उन वीडियोज़ को दोबारा अच्छी तरह से देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको करिए। यदि कोई समस्या आती है तो मेरे से टेलीफोन से आप बात कर सकते हैं, या सोल्व करते हो तो वो वापस जो है उसका आंसर किस तरीके से, जनरली 1-2 स्टूडेंट किए हैं, बाकी कोई भी प्रैक्टिस या तो कर नहीं रहा है या कर रहा है तो शो नहीं कर रहा है, तो उससे पता नहीं लग रहा है। इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिस आपको कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस करते जाइए, और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये है समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।